Friends, welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to discuss a very important case of law of torts, that is Rylance versus Fletcher. This case was decided in 1868. In this case, the defendants were the mill owners in the coal mining area decided to construct a reservoir on their land. डिफेंडेंट्स यहाँ पर मिल ओनर्स से एक कोल माइनिंग एरिया में उन लोग अपने लैंड में एक रिजर्वायर बनाने का डिसाइड करते हैं। जब रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था और उसमें वाटर भरा जा रहा था तो वाटर तोड़ते हुए उस शाफ्ट को जाकर अबेंडन कोल माइन में मिल गया। इट फ्लडेड द कनेक्टेड पैसेजवेज एंड द प्लेंटिव्स एक्टिव माइन नियर बाय वाज डिस्ट्रॉयड। और उसके कारण पैसेजवे फ्लडेड हो गया और प्लेंटिव की एक्टिव माइन जो पास में ही थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। जब मैटर ट्रायल कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने एक्सोनरेट किया डिफेंडेंट को ऑन द ग्राउंड दैट दे वर अनअवेयर ऑफ द अबेंडन माइन शाफ्ट वाइल कंस्ट्रक्टिंग द रिजर्वायर। ये कहते हुए कि डिफेंडेंट जो थे उनको इसके बारे में नहीं पता था कि अबेंडन माइन शाफ्ट भी वहां पर है। रिजर्वायर बनाते वक्त वो इस बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए उनको नेग्लिजेंट नहीं कहा जा सकता। Later on, the plaintiff filed an appeal and the Exchequer Chamber overruled the trial court's decree imposing strict liability on the defendant. बाद में प्लेंटिफ्स ने एक अपील फाइल की एक्सचेकर चैम्बर में और उन्होंने ट्रायल कोर्ट की डिक्री को ओवररूल करते हुए उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंपोज कर दी डिफेंडेंट्स के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आई दैट द केस कुड बी फिटेड इनटू एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग टॉर्ट्स इन ऑर्डर टू पनिश द डिफेंडेंट। There was no trespass as the flooding was not direct, nor was it a nuisance as there was nothing offensive or annoying here that was recurring. It means कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ट्रेसपास नहीं हुआ है क्योंकि फ्लडिंग जो है वो डायरेक्ट नहीं है ना, और ना ही ये एक न्यूसेंस है क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रकार का ऑफेंसिव और एनोइंग एक्टिविटी नहीं हुई है। फाइनली ये मैटर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंचा के द्वारा जहां अपील की गई तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये मैटर पहुंच गया। फिर यहाँ पर दो इश्यूज जो है वो रेज हुए। पहला, वेदर द डिफेंडेंट्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर इनडायरेक्टली फ्लडिंग द प्लेंटिव्स एक्टिव माइंस विदाउट एक्चुअली नोइंग इट। क्या डिफेंडेंट्स को इनडायरेक्ट फ्लडिंग ऑफ प्लेंटिव्स एक्टिव माइंस के लिए लायबल ठहराया जा सकता है ये जानते हुए कि उन्हें ये नहीं पता था कि वहां पर प्लेंटिफ की माइन है? और दूसरा, इफ द डिफेंडेंट्स आर लायबल देन फॉर विच टॉर्ट कुड दे बी प्रोसिक्यूटेड। और अगर बाय चांस डिफेंडेंट लायबल हो भी जाते हैं तो कौन से टॉर्ट के लिए उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। तो यहां पर कोर्ट की जजमेंट आई हाउस ऑफ लॉर्ड्स की और उन्होंने बोला कि द डिफेंडेंट्स टू बी हेल्ड लायबल, यानी कि डिफेंडेंट्स को उन्होंने लायबल ठहरा दिया। कोर्ट ने यह भी इस्टेब्लिश किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहां पर अप्लाई होगी जिसके तहत डिफेंडेंट्स को लायबल ठहराया जाएगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स यहां पर रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में कोर्ट ने निर्धारित किए। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट उन्होंने बताया कि डिफेंडेंट मस्ट हैव ब्रॉट समथिंग ऑन हिज लैंड, कि डिफेंडेंट अपने लैंड पर कुछ लेकर आए बाहर से, पहले से उस लैंड पर अगर वो चीज उपस्थित है या फिर मौजूद है तो उससे यहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। वो अपने लैंड पर कुछ चीज अगर बाहर से एक्सटर्नली लेकर के आते हैं आउटसाइड से तो ये एक पहला एलिमेंट इंपॉर्टेंट यहां रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस का हो जाता है। एंड द सेकेंड वन इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। सेकेंड रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि आप जो कार्य अपने लैंड पर कर रहे हैं वो उस लैंड पर नॉन नेचुरल यूज होना चाहिए। इट मीन्स नेचुरली अगर उस लैंड की प्रकृति के अनुसार वो कार्य हो रहा है तो उसके लिए आप कभी भी डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकते। द थर्ड वन इज लाइकली टू डू मिसचीफ, यानी वो जो चीज आप लेकर के आ रहे हैं बाहर से और नॉन नेचुरल यूज आप कर रहे हैं अपने लैंड का, उससे किसी भी प्रकार का मिसचीफ होना चाहिए। अगर वो एस्केप हो जाए तो सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की रिश्ती कारित हो या किसी प्रकार की क्षति वगैरह कारित हो। यहां पर जैसा कि क्वांटिटी ऑफ वाटर ओवरफ्लड होने के कारण सामने वाले व्यक्ति के साथ क्षति कारित हुई उसके कोल माइंस को, इसलिए यहां पर ये एलिमेंट फुलफिल होता है। फोर्थ वन इज इट मस्ट एस्केप, यानी जो चीज आप अपने लैंड पर आउटसाइड से यानी बाहर से लेकर के आए हैं वो चीज आपके लैंड से एस्केप करके दूसरे के लैंड में जाना बहुत ही आवश्यक कंडीशन है। अगर आपके लैंड से वो चीज एस्केप नहीं होती है इट मींस आप उसके लिए कभी भी लायबल नहीं ठहराए जा सकते। एंड फिफ्थ एलिमेंट इज फोर्सिएबिलिटी। फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसकी
एक फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हुए अगर आप कोई चीज़ को सोच सकते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी हमारे इस कार्य से हो सकती है, मतलब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उसके बारे में फिफ्थ पॉइंट बात करता है फोर्सिबिलिटी। वो ये कहता है द हार्म कॉज्ड बाय द एस्केप ऑफ दैट डेंजरस सब्सटेंस मस्ट बी फोर्सिएबल, यानी जो हार्म सामने वाले व्यक्ति को कॉज हो रहा है वो फोर्सिएबल रहना चाहिए, मतलब आपको ये अंदेशा होना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपको ऐसा कोई अंदेशा नहीं था तो ऐसे कंडीशन में भी आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू नहीं होगा और आपको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो ये 5 एलिमेंट जब फुलफिल होते हैं तभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत वहां लागू होगा, अदरवाइज इस प्रिंसिपल को आप कहीं भी एप्लीकेबल नहीं कर सकते। रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में इस प्रिंसिपल को बखूबी कोर्ट जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स थी उन्होंने समझाया और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत यहाँ पर निकल करके सामने आया। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।